Hello and welcome dear students to my channel. So I am Krithun Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो यार हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ कवर अप कर लिया है ऑलराइट, जिसमें हमने क्या देखा था? जिसमें हमने देखा था अगर तीन लाइन कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंसी का मतलब देखा था ऑलराइट। एंड अगर हमारे पास दो लाइंस हैं उनके बीच का अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो भी हम वो निकाल सकते हैं। यस और नो? यस। और भी कुछ डिफरेंट चीजें देखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो सेक्शन है ना, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लो आपको ये कोई लाइन है, ये कोई एक लाइन है या फिर ये कोई लाइन है, उसके सामने एक और लाइन है। अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है तो इस लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हो क्या? अगर आपके सामने ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो अगर इस लाइन का इक्वेशन आपने पता है, आपको पता है, तो क्या आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो? ये चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लो बच्चों आप लोग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by। काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके सामने बच्चों ये कोई लाइन का इक्वेशन है ऑलराइट, और आपको क्या करना है, इसके पैरेलल एक और लाइन बनाना है और उसका इक्वेशन हमें बताना है। तो मैंने आपसे सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर किसी लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? आप उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ये बताओगे कि सर अगर आप मुझे ये बता दो कि उस लाइन से पास करने वाले एक पॉइंट बता दो और उसका स्लोप बता दो, मैं तुरंत आपको उसका इक्वेशन लिख के बता दूंगा। बता दोगे ना? तो वही कुछ करेंगे हम लोग। अच्छा एक ट्रिक, थोड़ा सा मैं ट्रिक क्या मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों ध्यान से बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एक लाइन है ऑलराइट, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है बच्चों, और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो लाइन L1 है, L1 ये कितना स्लोप बना रहा है, तो आप मुझे क्या बताओगे? सर tan थीटा, थीटा क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, तो कितना एंगल बना रहा है? π/2। तो इसकी वैल्यू सर होती है 1। ये सर लो बच्चों, होती है क्या? नहीं नहीं शायद ये नहीं होती है। sin π/2 tan, याद करो बच्चों क्या होता है? sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0। तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आता है। यस सर नो? यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये लाइन की बात करूं, ये लाइन की बात करूं, ये लाइन की बात करूं, तो आप मुझे बताओ, लेट सपोज मैं इसको L2 बोल दूं, तो L2 का स्लोप कितना होगा? तो भी आप मुझे कहोगे सर tan लगाओ और जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? π/2 बना रहा है, तो कितना उसका स्लोप आ गया? इन्फिनिटी आ गया। अच्छा सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब सर आप यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, तब भी इक्वल आ रहा है। इनफैक्ट आप यहाँ बनाओगे तब भी वही आएगा बच्चों, यहाँ बनाओगे तब भी वही आएगा। इसका मतलब क्या है? कुछ तो तरीका है, कुछ तो ट्रिक है इसमें। तो क्या कर रहा है, जहां पर भी आपको ये मिले, मतलब स्लोप बराबर मिले, जैसे कि ये एक लाइन है, हमने इसका स्लोप देखा तो ये आया, ये आया। जब ये लाइन बनाया तो इसका स्लोप भी ये आया। जब किसी भी दो लाइन का स्लोप बराबर हो जाता है तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाते हैं। यस और नो? यस। ऑलराइट। तो अभी मैंने ये भी बोला, अब मैं थोड़ा सा उल्टा बोलूं, कोई लाइन पैरेलल कब होगा? कोई लाइन पैरेलल तब होगा जब उसका स्लोप इक्वल होगा। यस और नो? यस। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये इक्वेशन है ना, इसके पैरेलल एक आपको लाइन फाइंड करना है ऑलराइट। अच्छा हाँ, एक और ट्रिक, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। कैसे सुनोगे? एक काम करता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। देखो मैंने आपको बोला दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब उसका स्लोप बराबर हो बच्चों ऑलराइट। तो हमें वही लाइन लिखना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है ऑलराइट। तो पैरेलल है का मतलब क्या है? अगर मैं इसका स्लोप लिखूं बच्चों तो मैं लिखूंगा ना -a/b, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये सर नो? ओके। मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखना है और मुझे पता है लाइन का फॉर्म क्या होता है। लाइन का फॉर्म सर होता है एक्स और वाई के फॉर्म में ऑलराइट। ओके।
तो यहाँ पर सर अगर x और y के फॉर्म में होता है और स्लोप भी बराबर है तो स्लोप कैसे आता है, ये माइनस a बाई बी करके ना। अच्छा सर इसमें भी तो स्लोप यही है, देखो तो जरा स्लोप तो यही है ना, ये जो लाइन आएगा उसका भी स्लोप यही रहना चाहिए। अरे यार मेरी बात समझो, अगर ये लाइन आपको पता है, इस लाइन का स्लोप आपको पता है ना, क्यों, क्योंकि इसका भी लाइन का स्लोप कितना आता है इंफिनिटी, इसका भी लाइन का स्लोप कितना आता है इंफिनिटी। दो लाइन पैरेलल होंगे तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। अगर मुझे इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन लिखना है तो इसका स्लोप बराबर होना चाहिए, यस और नो। तो यानी x का कोएफिशिएंट भी वही रहेगा, y का कोएफिशिएंट भी वही रहेगा और यहाँ पर प्लस साइन ही रहेगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं और यहाँ पे मैं आपसे बोलूं स्लोप बेटा इसका निकाल के बताओ तो आप क्या बताओगे सर, माइनस a बाई बी आएगा। तो डेफिनेटली यानी मैंने इतना जो भी लिखा है वो सही लिखा है बच्चों। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? तो किसमें हम श्योर नहीं है, हम श्योर इस C को लेकर के नहीं है। हम इस C के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे एग्जैक्टली वही C आएगा कि क्या आएगा, हमें नहीं पता इस C के बारे में। हमें बस इतना पता है कि दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब उनका स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप बराबर होने का कंडीशन तो केवल इतने से ही पता चल सकता है ना। अगर मैं आपको ये कोई इक्वेशन बोल दूं तो अगर मैं इसका स्लोप पूछता तब भी तो आप यही बताते सर x का कोएफिशिएंट ले लीजिए अपॉन ये y का कोएफिशिएंट ले लीजिए और माइनस लगा दीजिए, यही स्लोप आ जाएगा, यस और नो, ओके। तो यानी यहाँ पे ये श्योर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर भी C आएगा कि नहीं आएगा। बट हर बार इक्वल टू 0 थोड़ी आ सकता है, कोई गारंटी है, कभी कभार हो सकता है कुछ कांस्टेंट आ जाए, तो उस कांस्टेंट को आप लैम्बडा बोलो, ऑलराइट। तो ये है आपका वो इक्वेशन जो कि आपको फाइंड करना था बच्चों, समझ पा रहे हो आप? आई होप आपने समझ में इतनी बातें जरूर आया होगा। देखो उल्टा सोचो थोड़ा इसमें, अगर हमें दो लाइंस को पैरेलल करना है तो स्लोप बराबर होना चाहिए, तो हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाला, हमें कहा जा रहा है पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, पैरेलल लाइन इक्वेशन जो भी लिखें बट इसका स्लोप तो डेफिनेटली यही आएगा ना, यस और नो, ओके। तो स्लोप जो आएगा यही, उसके अकॉर्डिंग मैंने x और y तो के फॉर्म में ही आएगा, तो x का कोएफिशिएंट a लगा दिया, y का कोएफिशिएंट b लगा दिया, जिस तरह इसमें अब c का कोई श्योरिटी नहीं था, तो हो सकता है कोई कांस्टेंट आए, हो सकता है कोई कांस्टेंट 0 हो, नो प्रॉब्लम, तो इसकी जगह आप कर सकते हो काम। देखो इसका बहुत ज्यादा यूज है बच्चों, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करोगे, अगर आपको इसका इक्वेशन लिखना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, लेकिन आपको जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए यार, इतना तो कर लोगे आप। कई क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, नोट कर लो बच्चों, यही वो इक्वेशन है जो कि आपको फाइंड करना था बच्चों। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखो अगर ये केस नहीं समझ में आया तो अगला केस जरूर समझ में आ जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर वाला है। तो इरेज करूं क्या, देख लो भाई, नोट करो, अगर इरेज करना हो, मुझे तो इरेज करना ही है भाई। तो अगर आपका नोट हो गया हो तो मैं जल्दी से इरेज कर देता हूं बच्चों। इरेज करूं क्या, इरेज करते हैं, ऑलराइट। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी हमने केवल और केवल पैरेलल का तो कंडीशन देख लिया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर एक लाइन का इक्वेशन मुझे पता है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिख पाऊंगा। डेफिनेटली लिख लोगे बच्चों, यहाँ पर पैरेलल की जगह अब आपको परपेंडिकुलर लगाना है। क्या लगाना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is equals to 0, alright, yes or no, okay। अब एक मिनट मेरी बात तो सुनना जरा। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे फिर से पूछूं बच्चों कि अगर आपके सामने, अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है, ऑलराइट, और इसके परपेंडिकुलरली मैंने एक लाइन बनाया, क्या आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो? यस, कई क्वेश्चन हमने इस पे बेस कर चुके हैं कि अगर हमें इसका लाइन का इक्वेशन पता है तो हम डेफिनेटली इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? तब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं बच्चों कि इसका स्लोप क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे सर माइनस a बाई बी होगा, तो डेफिनेटली आप करेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट अस सपोज
एम परपेंडिकुलर, हाँ, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों तो क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आता है, यस और नो, ओके। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं एम परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, b बाई ए हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहां से कुछ बातें हमें क्लियर हो रही है, कुछ तो बातें क्लियर हो रही है। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी बच्चों। एम परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बी बाई ए, अच्छा सर, ठीक है सर। अब क्या करेंगे ये समझो, हमारे पास ये इक्वेशन था ना, ये सर, और उसका स्लोप ये था। अब हमारे पास स्लोप ये आ गया है और इक्वेशन हमें फाइंड करना है, कैसे करोगे? अच्छा ठीक, बात सुनो, अगर मैं कोई एक ऐसा लाइन लिख दूं जिसका स्लोप एग्जैक्टली यही हो, अगर मैं ये लाइन लिखूं बच्चों, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो कोई प्रॉब्लम है? जरा उसका स्लोप निकालो तो जरा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप क्या आएगा, तो आप मुझे बताओ सर, x का कोएफिशिएंट ले लो और y का कोएफिशिएंट ले लो, तो y का कोएफिशिएंट तो -a है, और आप माइनस तो बाद में भी लगाते हो ना, तो जब माइनस लगाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस b बाई ए। ओ नो सर, इसका स्लोप और इसका स्लोप तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। बात समझ पा रहे हो? हमने कैसे चला, कैसे मैंने समझाने की आपकी कोशिश की। आर यू अंडरस्टैंड दैट? क्या आप समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? ऑलराइट बच्चों, तो ये देखो, इस तरीके से आप कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कई लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अब इसमें आपको नहीं डाउट है कि सर यहाँ पर कांस्टेंट सी है तो जरूरी क्या यहाँ पे भी सी हो? नो, यहाँ पे भी कोई जरूरी नहीं है बच्चों की सी ही हो, यहाँ पर लैम्बडा रहेगा तब भी स्लोप यही आएगा। तो यहाँ पर भी आप लैम्बडा ही लोगे बच्चों। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? आप सी नहीं लोगे, आप लैम्बडा लोगे, ऑलराइट। तो ये आ गया आपका कौन सा इक्वेशन, ये आ गया आपका वो इक्वेशन जो कि आपको फाइंड करना था, उस लाइन के परपेंडिकुलर वाला इक्वेशन। देख लो भाई, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, थोड़ा सा प्रूफ करना था। प्रूफ क्या, थोड़ा सा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया और मैंने समझा दिया। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन था, इसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिखना था। मुझे पता था कि अच्छा इसका स्लोप तो ये होगा, और मुझे पता है कि अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला फाइंड करना है तो उसका स्लोप गुणा इसका स्लोप, मतलब इसका स्लोप मल्टीप्लाई बाय दिस स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप मैंने निकाल लिया। अब मैंने अंदाज से ही एक लाइन लिखा ये, और फिर यहाँ पे मुझे दिखा इसका भी स्लोप तो b बाई ए ही आ रहा है और इसका स्लोप भी b बाई ए, तो मुझे वही लाइन तो चाहिए था जिसका स्लोप b बाई ए आता है। तो यानी डेफिनेटली ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन है। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर, अब हम बार बार ये सोचेंगे क्या कि हाँ सर ये लाइन हम लिखेंगे, मतलब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये सर, ठीक है आपने एम परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन जैसे कि आपने ये सोचा कि सर ये अगर लाइन का इक्वेशन है इसका स्लोप ये, सोचेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ आप देखो, इसका इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या अंतर है। इसमें अंतर बस इतना है कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो, x का कोएफिशिएंट a था ना, तो वही a y का कोएफिशिएंट बन गया है। b जो है y का कोएफिशिएंट था, तो वही b अब x का कोएफिशिएंट बन गया है। एक चेंज ये होता है और एक और चेंज होता है बच्चों। और क्या चेंज होता है? और चेंज ये होता है कि इस प्लस की जगह, मतलब y का जो कोएफिशिएंट है ना, उसकी जगह हम लोग एक माइनस भी लगा देते हैं। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर माइनस रहता, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो वहां माइनस लगाना है, ऑलराइट। अगर यहाँ माइनस है तो वहां पर हमें प्लस लगाना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो एक काम करो, इसे हिंदी में अपने लैंग्वेज में बच्चों लिख लेना, क्योंकि हर चीज लिखवा पाना पॉसिबल नहीं होता है। एक काम करो, इसे आप जल्दी से थोड़ा नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया क्या आपने? कुछ नहीं किया भाई, x का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट साथ इंटरचेंज हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या होगा? जो a था, जो a था ना, उसके केवल a नहीं आएगा, मतलब माइनस भी हम लोग लगा देंगे। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि हमें स्लोप ये वाला चाहिए था ना, इसलिए माइनस हम लोग लगा देते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस आ जाता। बात समझ पा रहे हो?
तो मतलब अगर आपको इससे ये बनाना है तो कुछ नहीं करना है हमें। अगर मुझे ये नहीं भी पता होता, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता देता कि भैया इसका कोएफिशिएंट चेंज करना होता है तो यहाँ पे लगा दो आप b, यहाँ पे लगा दो x, और जब आप y का कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस लगा दो चुपके से, प्लस c का कोई गारंटी नहीं है तो लैम्डा इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। एनीवे अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आई होप तो आप सबने नोट कर लिया है बच्चों। तो एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसे। मैं इरेज करूँ क्या? इरेज कर दिया मैंने बच्चों। अब देखो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं इसमें, बट फिर भी बतानी जरूरी थी क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में। अब देखो और भी कुछ हमें पढ़ना है बच्चों। वो क्या पढ़ना है? वैसे तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर ले क्या? ओके, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्यों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ a point, distance of a point from a line, from a given line, from a given line। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना रहेगा? एक पॉइंट का दूरी कहाँ से? एक गिवन लाइन से। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूं बच्चों एक लाइन आपके सामने ये है, ऑलराइट, और इसका इक्वेशन आपको पता है क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, और मुझे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कोई आम दूरी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर एक और चीज लिख लो बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है? आई होप तो आपको दिख रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। ये एक गिवन लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस लाइन से हमें उस पॉइंट की दूरी फाइंड करनी है बच्चों। लेट अस सपोज वो दूरी कितनी है? d है, ऑलराइट। तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आप नहीं फाइंड कर सकते, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा ही बुद्धि का प्रयोग करोगे तुरंत इसको कर डालोगे। कैसे करोगे? अच्छा, मैं प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, बट फिर भी एक तरीका आपको बता देता हूँ कैसे करोगे आप। आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है ना बच्चों? पता है ना? हाँ सर पता है। अच्छा बच्चों, और आपको ये पॉइंट भी पता है? हाँ। इस लाइन का इक्वेशन पता है? इस लाइन का इक्वेशन, हाँ। तो सर अब मैं इस लाइन का इक्वेशन तो डेफिनेटली लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? नहीं लिख पाओगे। देखो अगर मैं इस लाइन का स्लोप लिखूं बच्चों तो क्या आएगा? माइनस a बाई बी। ये सर नो, अगर मैं इस लाइन का स्लोप लिखना चाहूं विद द हेल्प ऑफ दैट, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो m डैश इसको मान लो इनटू माइनस a बाई बी होता है, तो इसका प्रोडक्ट तो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा? b बाई a आ जाएगा क्या? यस, b बाई a आ गया। यानी इसका स्लोप मुझे पता चल गया यार, और मुझे एक पॉइंट भी तो पता है। तो जब मेरे पास एक पॉइंट होता है, एक स्लोप होता है, तो मुझे इक्वेशन लिखने में कोई हर्ज ही नहीं है। समझ पा रहे हो? आई होप सो आपको इतनी बातें तो क्लियर हो रही होंगी जो कि मैं कहना चाह रहा हूं। ऑलराइट, ओके, तो ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन सर पता है, मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं। और कल के लेक्चर में मैंने एक और बात आपको बताया था, अगर आपके सामने ये एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा ना बच्चों, और ये लाइन का इक्वेशन हमें पता ही है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल सकते हो क्या? यस। जब निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आए, तो यहां से यहां तक की दूरी नहीं निकाल लोगे। हमने जो क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? किसी दो पॉइंट के बीच का दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद है क्या? आई होप आपको इतना बातें तो क्लियर होगा। मैं इसको बताने वाला था हर चीज आपको, लेकिन एक काम करता हूँ, कल इसी पे मैं लेक्चर रख दूंगा। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा भूल गया था इसको बताना, बट कोई नहीं, कल के लेक्चर में मैं इसको बता दूंगा। वैसे तो हमें सब 3D में पढ़ना होता है, ये सब बच्चों को पता होता है, तो मैं भी ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको ये पता। अगर नहीं पता है तो ये आप याद करके रख सकते हो। तो डेफिनेटली जो पॉइंट ये आएगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी आप ये फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बच्चों। आई होप तो आपको इतनी बातें तो समझ में आ रही है बच्चों। ऑलराइट,
तो वही दूरी आ जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना निकालने में। अगर आपको प्रूफ करने का मन करेगा तो कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि प्रूफ करने में ये टाइम जाएगा। अभी जब समझाने में इतना टाइम चला गया तो प्रूफ करने में कितना टाइम जाएगा ये तो आप समझ ही सकते हो। तो देखो इसका प्रूफ तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन था ही। अगर मुझे डिस्टेंस d की वैल्यू बतानी है तो इसकी वैल्यू आती है क्या, ये जो भी लिखा हुआ है ना वो यहाँ पर लिख दो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना x1 y1 वो इसमें पुट करके लिखो। मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ और याद करने का तरीका बता रहा हूँ यार। अगर आपको इस लाइन से दूरी उसकी निकालनी, कौन सी दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है। ऐसा नहीं कोई भी दूरी निकालना है सर यही फॉर्मूला लगाएंगे, नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए केवल। ऑलराइट, ओके। तो ये जो भी लिखा हुआ है x और y की जगह आप x और y नहीं, अब x1 y1 पुट करो। ऑलराइट, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट में लिखोगे आप x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यही आपका दूरी हो जाएगा बच्चों। ये याद करना ज्यादा इजी है, इनफैक्ट उतना ज्यादा कैलकुलेशन करके कोई फायदा होता नहीं है। मेन जो मुद्दा आएगा वो ये आएगा, मेन काम आप उससे करोगे। तो क्या मतलब वो सब काम करके यार, वो तो फालतू में चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। केवल वो क्या कहते हैं, वो अक्षय कुमार का डायलॉग था ना, हमें अपने तो बस पानी निकालना मतलब, तो कुछ वैसा ही समझो, समझ रहे हो। ऑलराइट, तो इसे याद रख लो बच्चों। कैसे करोगे, अगर आपके सामने एक इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन आपको पता है अगर, ठीक है, तो बिल्कुल आप वही लिख दो, लेकिन जिस पॉइंट से दूरी निकालनी है वही पॉइंट आप उसमें पुट कर दो। और अपॉन में क्या करो, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, लेकिन किसमें, रूट में बच्चों। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? इरेज कर सकता हूं क्या बच्चों? एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर और भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, बस एक पार्ट बचा हुआ है जिसको मैं आपको बता के इसका काम खत्म करता हूं। ऑलराइट, ओके, इरेज करो क्या? देख लो भाई, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, इरेज करें क्या बच्चों? इसे इरेज कर दूं, इरेज कर देते हैं भाई। यहाँ पे देखो, अभी आप कैसे करोगे, अभी ये एक आज का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर उसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे और किसी चीज पर नहीं करेंगे। देखो, अगर आपके सामने दो पैरेलल लाइंस हैं बच्चों, लेट अस सपोज ये और ये, और इनके बीच का आपको दूरी फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे करोगे भाई, अगर मान लो वो जो दो लाइन है वो एक लाइन में ये है, एक लाइन ये है, ऑलराइट, तो थोड़ा सा दूरी पर लेते हैं तो ताकि अच्छा रहे हमारे लिए। एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, ऑलराइट। और अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं करना है यार, अभी तो सीखा है। इस लाइन की इक्वेशन में सर इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, सेम रहेगा क्या? बिल्कुल बच्चों, ये सब चीजें अब आप सीख लो आज के लेक्चर से। और सर कांस्टेंट का कोई गारंटी नहीं है, तो C2 आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, लिख दिया, तो इस लाइन का इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ गया। ऑलराइट, ओके। लेकिन हमें इससे थोड़ी मतलब था, हमें तो भैया दूरी निकालने से मतलब है। तो दूरी कैसे निकालोगे आप? अब कैसे निकालोगे? देखो, हमें सर ये तो नहीं पता कि दूरी हम कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई पॉइंट अगर यहाँ पर आप पता चल जाए, बस पता चल जाए, तो लेट अस सपोज इस पॉइंट को मैं x1, y1 ले लेता हूँ बच्चों। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से उस पॉइंट की दूरी क्या, अब आप निकाल सकते हो? बिल्कुल, इस पॉइंट, इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी निकाल सकते हो क्या? अरे यार बच्चों, जो इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी आएगी वही दूरी तो इस लाइन से इस लाइन के बीच में भी होगी। बात समझ पा रहे हो? लेकिन ये दूरी कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर दूरी। ऐसा ना हो कि ये वाला दूरी ले लें और बोल रहा है कि दो लाइन के बीच की दूरी यही होगा। नो, कभी नहीं होगा। आई होप तो ये तो बेसिक नॉलेज है बच्चों कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप ले लोगे तो दोनों लाइन के बीच का दूरी ही है वो। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कैसे, आप क्या कर सकते हो इसमें, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं
कि सर लेट अस सपोज ये दूरी अगर d है तो d को मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, d इज इक्वल्स टू, सर इस लाइन से दूरी निकालना है तो ये लाइन लिख दो, लेकिन x और y की जगह ये पुट कर दो। ठीक है बच्चों, पुट कर दिया ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन रूट में बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो? ओके। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, एक बात मुझे बताओ, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही लेक्चर में शायद बता दिया था, याद है क्या बताया था मैंने? क्या बताया था कि एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर ही तो लाई करता है ना, इस लाइन पे ही तो लाई करता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को इसमें पुट करूं तो क्या उसको वो सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। यस और नो बच्चों? यस और नो? जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, लेट अस सपोज y इक्वल टू x एक लाइन ले रहा हूं तो उसका ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है ना जो ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से अगर मैं आपसे कहूं ये 1,1 पॉइंट अगर मैं ले लूं तो क्या ये 1,1 इस पे सेटिस्फाई होता है? ये कैसे पता चलेगा? एक काम करो, y को एक साइड लेकर के आओ और जब दोनों को पुट करो और 0 अगर आ जाता है, 1 जब पुट करोगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? वो 0 को बराबर आ गया। यानी ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है और वही पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है जो उस लाइन पर लाई करता है। कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कैसे पता चलेगा? आप उस पॉइंट को उसमें डाल के देखो, अगर वो 0 आता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे तो हमें साफ ही दिख रहा है ना कि इस लाइन पर ही ये पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है? यानी डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई भी करेगा वो। बात समझ पा रहे हो क्या? तो एक काम करो, यहाँ पर x1 y1 आप डेफिनेटली पुट कर सकते हो क्या? तो एक काम करते हैं बच्चों, पुट करके देखते हैं यहीं पर कहीं। अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर आपसे कहूँ x1, y1 लाई ऑन द लाइन L2। अगर मैं इस लाइन को L2 बोल दूं, इस लाइन को L1 बोल दूं, ऑलराइट। तो अगर लाइन कर रहा है तो उस पॉइंट को पुट करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पुट करके देखते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c1। तो एक काम करो, c1 को उधर लेते जाओ तो माइनस c1 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो ax1 प्लस by1, यहाँ पे भी तो वही है ax1 प्लस by1। एक काम करो, उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। This implies b is equals to c2 minus c1 upon root a square plus b square। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूव्ड। आपको बस क्या दिमाग में रखना है, आपको इक्वेशन पता हो या ना हो, बस आपको कांस्टेंट उसका पता होना चाहिए। अगर आपके पास कांस्टेंट पता है तो c2 minus c1 करो अपॉन, कर सकते हो क्या? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही। आप एक काम भी कर सकते हो बच्चों, हाँ यहाँ पर आप मॉड ले लो। क्यों? क्योंकि एक दूरी है ना, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव थोड़ी आता है। तो एक काम कर सकते हो, आप मॉड ले सकते हो और ये हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगा। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ऑलराइट, ओके। बहुत ज्यादा सिंपल था, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैंने कहाँ पुट किया है। यहाँ पर हमने ला करके पुट कर दिया है, कुछ बहुत ज्यादा हौच पौच तो नहीं हुआ इसमें। ऑलराइट, ओके। तो इरेज करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, जो कि बहुत ही वेरियस टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो आज मैं लाया हूँ। कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना कर चुके हैं हम लोग। तो बच्चों आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। Find the equation of the line. Find the equation of a line. Equation of line passing through the point, passing through the point of intersection of line, through the point of intersection of line, intersection of line 5x minus 6y, 5x minus 6y minus 1 is equals to 0, and 3x plus 2y plus 5, and 3x plus 2y plus 5 is equals to 0, and perpendicular to the line, and perpendicular
to the line 3x minus 5y plus 11, 3x minus 5y plus 11 is equals to 0, 3x minus 5y plus 11 is equals to 0। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, इंटरसेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, इंटरसेक्शन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ऑलराइट, ये आपके सामने दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन। ओके, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओ, ये कहा जा रहा है बच्चों कि आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और साथ साथ इस लाइन के परपेंडिकुलर हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के बीच में क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालो ये समझो। 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्या है हमारे सामने? और भी कुछ है क्या हमारे सामने? हाँ, और भी है। क्या है देखो जरा, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आप वही वाला फॉर्मूला यूज करो जो कि मैंने आपको बताया था। x अपॉन में आप करते थे ना, x को लेते थे, फिर उसके बाद ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर आपको वो फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे? थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर 5 है ना, अगर मैं आपसे कहूँ एक काम करो, यहाँ से पे 3 से इंटू कर दो और यहाँ पर आप 5 से इंटू कर दो। ऑलराइट, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 15x माइनस 18y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको भी अगर मैं यहीं पर लिखूं तो 15x माइनस 25y प्लस 55 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझना, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट की होती है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस की होती है यहाँ निगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो 25 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा क्या? आई होप तो 7 ही बचेगा। देख लो 7y इज इक्वल टू, और फिर 55 और 3 कितना होता है? 58 हो जाता है। तो जब इधर आएगा तो पॉजिटिवली हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 58/7, 58/7। ऑलराइट, ओके। अब देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डेफिनेटली वो भी तरीका को फॉलो कर सकते हो। अब कई लोग सोच रहे हैं सर क्या जरूरी था 3 से मल्टीप्लाई करते? नहीं, कोई जरूरी नहीं था। अगर यहाँ पर आप चाह रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होता? तो y के कोएफिशिएंट सेम आ जाते। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप y के साथ भी कर सकते हो। ये हम लोग थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए कर देते हैं, थोड़ा सा इजी ट्रिक लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो 25x माइनस कितना हो जाएगा? 30y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर वहां पर क्या हो जाएगा? 18x माइनस 30y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 अपॉन, अब इन दोनों को माइनस करोगे क्या? यस, माइनस करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो क्या? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस है। तो 25 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से जब 8 जाता है तो 7 ही बचता है। हाँ, 7 ही बचेगा, 7x। और यहाँ पर ये क्या बचेगा? 66 और 5 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। आई होप सो, देख लो जरा, 71। तो x इज इक्वल टू 71/7 भी आप लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 71/7। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा होगा तो देख लेना भाई। ऑलराइट, और यहाँ पर आप y की वैल्यू जो पिछले वाले से निकाले थे वो भी पुट कर सकते हो, या फिर इसको आप इसमें पुट कर लो। ऑलराइट, तो उसके अकॉर्डिंग y की जो भी वैल्यू आ जाएगी, कुछ तो आएगा ना, तो आपको ये वैल्यू पता चल गया। ऑलराइट, अगर आपको ये वैल्यू पता चल गया तो एक बात बताओ, इस लाइन के इक्वेशन आपको पता है, मान लो ये लाइन कौन सा है? वही ये वाला लाइन कौन सा है? 3x माइनस 5y प्लस 11 है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आ रहा है, x और y। तो मान लो
कि ये वो लाइन है जो कि पास कर रहा है और यही वो पॉइंट है जहां से वो पास कर रहा है x, y। तो यहाँ से पास आउट हो गया, हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से बिल्कुल पता चल जाएगा। और साथ साथ हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है, मतलब इसका स्लोप भी पता है। तो स्लोप जब पता है तो क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो जब स्लोप आ जाएगा और एक पॉइंट पता है तो उसके बाद तो इक्वेशन लिखने में कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो देख लो भाई, अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लेना। वैसे कहीं मिस्टेक लग तो नहीं रहा है मुझे, बट फिर भी आप देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक काम करता हूँ, अभी इसे इरेज कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, ये एक लाइन है। ऑलराइट, इस लाइन का, ये लाइन का इक्वेशन है, तो उसका स्लोप आ जाएगा। तो ये लाइन परपेंडिकुलर का भी स्लोप आ जाएगा, m1 × m2 = -1 करके। तो जब स्लोप आ गया, ये पॉइंट हमने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद एक स्लोप और पॉइंट जहां से वो पास कर रहा है हमें जब पता होता है तो हम लोग तुरंत लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने सीखा ही हुआ है बचपन से। ऑलराइट, ओके, तो इसे आप कर लेना बच्चों। और एक काम करता हूँ, अभी एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, बाकी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और भी कुछ। तो इरेज कर दो क्या? अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आप देख लेना, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं। अगर आपका मन करे तो आप वो भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, फिर सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा if the line 3x minus 4y minus 13 3x minus 4y minus 13 is equals to 0 and 8x minus 11y 8x minus 11y minus 33 is equals to 0 and 2x minus 3y plus lambda 2x minus 3y plus lambda not 11 lambda is equals to 0 are concurrent तो इसका बेसिक डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया था। वो डिटर्मिनेंट वगैरह हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। इस तरीके से हमने कुछ किया था। एनीवे, आप होमवर्क इसी को ले जाओ और इसको ट्राई करना। कल के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस डेफिनेटली बच्चों कर लेंगे। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी इसका करना है कर लो। ऑलराइट, तो अभी के लिए हम लोग तो ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।